हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इकोसिस्टम। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में। समझिए, एक पॉन्ड हो सकता है, या एक डेंस रेन फॉरेस्ट, या फिर पूरा प्लैनेट भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकता है। तो इकोसिस्टम का मतलब है एक इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ, जहां लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। एक छोटी सी चेंज जैसे टेम्परेचर में बदलाव प्लांट्स के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। फिर जो एनिमल्स अन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको अपने बिहेवियर को अडेप्ट करना पड़ता है, या तो वो दूसरे इकोसिस्टम में चले जाते हैं या फिर सरवाइव नहीं कर पाते। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स के बारे में। ये सिस्टम्स एक तरह से बैलेंस्ड होते हैं। जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हर्बिवोर्स ग्रास खाते हैं और अपने ड्रॉपिंग्स के थ्रू सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ग्रास को ग्रो करने में मदद करते हैं और इस तरह इकोसिस्टम एक बैलेंस बना के रखता है। पर यह बैलेंस एक फिक्स्ड स्टेट नहीं है। इकोसिस्टम्स हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेसेस पर बेस्ड होते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स यानी उसके पार्ट्स के बारे में। एक इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, ये वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक फैक्टर्स, ये वो नॉन लिविंग चीजें होती है जो इकोसिस्टम को शेप करती है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। हमने पहले इकोसिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है, पर आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एक हायरार्कियल सिस्टम है जिसमें कई लेवल्स होते हैं। हर लेवल का अपना रोल होता है और ये रोल्स इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिज्म लेवल। ये इकोसिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करता है। पॉपुलेशन लेवल। ये लेवल एक स्पेसिफिक एरिया में एक हाई स्पीशीज के कई ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कंपटीशन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। ये इंटरैक्शंस प्रेडेशन, कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म जैसे प्रोसेसेस होती है। इकोसिस्टम लेवल। इस लेवल में बायोटिक, लिविंग और एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन होता है। ये एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स को रेगुलेट करता है। बायोमी लेवल। बायोमी एक लार्ज स्केल इकोसिस्टम होता है जिसमें सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स या ग्रासलैंड्स। बायोस्फेयर लेवल। बायोस्फेयर सभी इकोसिस्टम्स को इंक्लूड करता है। ये अर्थ पार जो भी इकोसिस्टम्स है, उनके इंटरैक्शंस और फिजिकल प्रोसेसेस को एनकम्पास करता है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अपने कंपोनेंट्स को साथ में काम करने देना का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। प्राइमरी प्रोडक्शन।
इकोसिस्टम्स सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो फूड चेन का बेस होता है। हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम्स वेरियस हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, जो स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए जरूरी है। क्लाइमेट रेगुलेशन। इकोसिस्टम्स क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉरेस्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में साइकिल करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल। इकोसिस्टम्स पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लीन करते हैं, जैसे वेटलैंड्स और फॉरेस्ट्स एयर और वाटर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ये था इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का ओवरव्यू। हर लेवल और फंक्शन इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। वाटर प्यूरिफिकेशन। वेटलैंड्स और फॉरेस्ट्स नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, जो पोल्यूटेंट्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को वाटर से रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। वेटलैंड्स में प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लीन करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस को साइकिल करते हैं। ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन, प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक और रिलीज के थ्रू होती है। जब ऑर्गेनिजम्स डाई करते हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिटर्न हो जाते हैं, जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। पॉलिनेशन। इकोसिस्टम्स, खासकर वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, पॉलिनेटर्स जैसे बीज और बटरफ्लाइज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्रॉप्स और वाइल्ड प्लांट्स की पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जो फूड प्रोडक्शन और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिनेटर्स के बिना फूड सोर्सेस और बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड हो सकते हैं। डिजीज कंट्रोल। इकोसिस्टम्स डिजीज को रेगुलेट करते हैं बाय सपोर्टिंग नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ डिजीज वेक्टर्स जैसे मॉस्कीटोज। बायोडाइवर्सिटी के थ्रू डिजीजेस का प्रिवेलेंस रिड्यूस होता है, जो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक वैल्यू। इकोसिस्टम्स हमारे लिए रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग, नेचर फोटोग्राफी जैसे एक्टिविटीज लोग एंजॉय करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट्स में। ये एक्टिविटीज हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फेडमेंट होती है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। कई इकोसिस्टम्स इंडिजिनस पीपल्स और लोकल कम्युनिटीज के लिए कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये इकोसिस्टम्स उनके आइडेंटिटी और प्रैक्टिसेस का इंटीग्रल हिस्सा होते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोसिस्टम्स फूड प्रोडक्शन, टिम्बर, फिशरीज और टूरिज्म जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये रिसोर्सेस लोकल इकोनॉमीज को सस्टेन करते हैं और लाइवलीहुड्स ऑफर करते हैं। एरोजन कंट्रोल। इकोसिस्टम्स में वेजिटेशन जैसे ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स सॉइल एरोजन को रोकने में मदद करते हैं। प्लांट्स अपने रूट्स से सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं और रेनफॉल का इम्पैक्ट रिड्यूस करते हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकता है। हैबिटेट कनेक्टिविटी। इकोसिस्टम्स वाइल्ड लाइफ के लिए कॉरिडोर्स बनते हैं, जो जेनेटिक एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं और स्पीशीज को चेंजिंग कंडीशंस के साथ अडैप्ट करने में मदद करते हैं। रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम्स जो हाई बायोडाइवर्सिटी रखते हैं, वो ज्यादा रेसिलिएंट और स्टेबल होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस के सामने। अ स्टेबल इकोसिस्टम क्विकली रिकवर कर सकता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम।
एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में एनर्जी के मूवमेंट को रेफर करता है जो ट्रोफिक लेवल्स के बीच ट्रांसफर होता है। ये एनर्जी ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक होती है। सन का सोलर रेडिएशन ऑलमोस्ट सभी इकोसिस्टम्स के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैप्चर करते हैं, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक मूव करते हैं। सबसे पहले सूरज से एनर्जी आती है जो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं जो बाद में हर्बिवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स के लिए फूड का काम आता है, जैसे गोट्स, डियर या इंसेक्ट्स जो प्लांट्स खाते हैं। ये हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, मीट ईटिंग एनिमल्स के लिए फूड बनते हैं जैसे फॉक्स, जैकल जो इन्हें खाते हैं। और फिर ये कार्निवोर्स टॉप कार्निवोर्स जैसे टाइगर या लायन के लिए फूड बन जाते हैं। ये पूरा एनर्जी का फ्लो सूरज से प्लांट्स, प्लांट्स से हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स से कार्निवोर्स और फाइनली टॉप कार्निवोर्स तक एक फूड चेन बनाता है। ये चेन इकोसिस्टम में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने का काम करती है। फूड चेन्स दो टाइप्स की होती है। ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होती है ग्रीन प्लांट्स से जैसे ग्रास, ट्रीज, लैंड इकोसिस्टम्स में और फाइटोप्लैंक्टन, वाटर इकोसिस्टम्स में। ये ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फूड बनते हैं। ये प्लांट्स हर्बिवोर्स, गोट, डियर, ब्लू बोल खाते हैं। इंसेक्ट्स जो प्लांट्स खाते हैं वो भी हर्बिवोर का पार्ट है। फिर ये हर्बिवोर्स कार्निवोर्स जैसे फॉक्स या जैकल्स के लिए फूड बन जाते हैं। और ये कार्निवोर्स टॉप प्रेडेटर्स जैसे टाइगर या लायन के लिए खाने का सोर्स बनते हैं। वाटर इकोसिस्टम्स में फूड चेन कुछ इस तरह दिखती है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल aquatic insects, large aquatic insects, small fish, large fish. डिट्राइटिस फूड चेन। डिट्राइटिस फूड चेन शुरू होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेइंग पार्ट्स। फंजाई और बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल नहीं रखते ये डेड मैटर खाते हैं। ये डिकम्पोजर्स, फंजाई और बैक्टीरिया मैटर को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट्स के रूट्स के थ्रू वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिट्राइटिस फूड चेन सॉइल बेस्ड होती है और इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। फूड वेब। नेचर में सिंपल फूड चेन्स कम ही देखने को मिलती है। अक्सर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक टाइप के फूड पे डिपेंड नहीं करते। कई इंडिपेंडेंट फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में कई ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ये इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखता है। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी काफी डिपेंड करती है फूड वेब के कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेग्रिटी पर। अगर फूड वेब सिंपल है तो इकोसिस्टम उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर फूड वेब कॉम्प्लेक्स है तो वो इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रोफिक स्ट्रक्चर। ट्रोफिक लेवल का मतलब है फूड लेवल। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके एनर्जी सोर्सेज के बेसिस पे ट्रोफिक लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रोफिक लेवल 1। सबसे पहला ट्रोफिक लेवल है ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स। ये प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर करके। ये फर्स्ट ट्रोफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फूड चेन के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ट्रोफिक लेवल 2। दूसरा ट्रोफिक लेवल अन एनिमल्स का होता है जो प्लांट्स खाते हैं यानी हर्बिवोर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं।
जैसे काउस, गोट्स, डियर, रैबिट्स, ये सब प्लांट्स खाते हैं और इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। ट्रोफिक लेवल 3। तीसरा ट्रोफिक लेवल अनकार्निवोर्स का होता है, जो हर्बिवोर्स को मार के खाते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे फॉक्स, जैकल्स या लायन, जो प्लांट्स खाने वेल एनिमल्स को खाते हैं। ट्रोफिक लेवल 4। चौथा ट्रोफिक लेवल अनटॉप कार्निवोर्स का होता है, जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं। ये लेवल इकोसिस्टम का हाईएस्ट फीडिंग लेवल होता है। जैसे टाइगर या लायन, जो दूसरे कार्निवोर्स को प्रे करते हैं। ये सारे ट्रोफिक लेवल्स मिलके इकोसिस्टम की ट्रोफिक स्ट्रक्चर को बनते हैं। एनर्जी का फ्लो इन ट्रोफिक लेवल्स के थ्रू होता है, जो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होता है। एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल, एक हाई डायरेक्शन में होता है, जो कि डाउनहिल जाता है। ये फ्लो थर्मोडायनामिक्स के लॉज के थ्रू गवर्न्ड होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ कहता है कि हर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, जो बाद में यूजफुल काम के लिए अवेलेबल नहीं होती। सोलर एनर्जी इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स होता है। ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उसे करके फूड बनते हैं। लैंड्स को हर्बिवोर्स खाते हैं ताकि उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो सके। हर्बिवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को टर्टरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, जो कार्निवोर्स खाते हैं। एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स तक फ्लो करती है, थर्मोडायनामिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग। मतलब हर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है, और जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अगर हम एवरेज देखें तो एनर्जी एफिशिएंसी हर ट्रोफिक लेवल पे अराउंड 10% होती है। इसका मतलब है कि जो 90% एनर्जी लोअर ट्रोफिक लेवल्स पे होती है, वो लॉस हो जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी हायर ट्रोफिक लेवल्स तक पहुंचती है। इसलिए फूड चेन में 3 या 4 लिंक्स से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हर स्टेप पे रिड्यूस होता जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोसिस्टम्स में हर ट्रोफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स की नंबर अलग होती है। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स के बीच रिलेशनशिप को दिखता है, उनके नंबर्स के टर्म्स में। हर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स की नंबर कम होती है, लेकिन साइज बढ़ता है, जिसे अपराइट पिरामिड का शेप बनता है। इसी तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास भी बनता है, जो स्पेसिफिक ट्रोफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के ड्राई वेट को दिखता है। एक और पिरामिड होता है जो एनर्जी का रिप्रेजेंट करता है, जो हर ट्रोफिक लेवल पे अवेलेबल एनर्जी की टोटल क्वांटिटी को शो करता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी एक एक्यूरेट पिक्चर देता है इकोसिस्टम के ट्रोफिक रिलेशंस का। ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स बहुत डाइवर्स होते हैं और उन्हें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स अन इकोसिस्टम्स को कहते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम्स से अलग होते हैं जो पानी में होती है। ये इकोसिस्टम्स काफी वैरायटी के एनवायरनमेंट्स को इंक्लूड करते हैं,
जैसे फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टंड्रास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में बायोटिक, लिविंग और एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पे होता है। फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के में फीचर्स है। बायोडाइवर्सिटी, ये इकोसिस्टम्स कई तरह के प्लांट और एनिमल स्पीशीज को होस्ट करते हैं जो अपने स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जो इकोसिस्टम को शेप करते हैं। इसमें सॉइल कॉम्पोजिशन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म्स और सनलाइट की अवेलेबिलिटी शामिल है। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को अडैप्ट करने में मदद करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के फंक्शनिंग, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कुछ मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स है। फ्लोरा, प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में प्लांट्स काफी डाइवर्सिटी शो करते हैं जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप और सनलाइट की अवेलेबिलिटी के लिए अडेप्टेड होते हैं। फौना, एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में कई तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर्स। फौना की डाइवर्सिटी अलग-अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अलग होती है, जैसे डेजर्ट्स में कैमल और ग्रासलैंड्स में डियर। एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। एनर्जी फ्लो का मतलब है एनर्जी का मूवमेंट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स से शुरू होता है और हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स तक पहुंचता है। प्लांट्स सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये एनर्जी बाकी ट्रोफिक लेवल्स के कंज्यूमर्स को सस्टेन करती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच मूव करते हैं। ये प्रोसेस सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने और इकोसिस्टम के ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बहुत डाइवर्स होते हैं और उन्हें वेजिटेशन, क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स काफी डाइवर्स होते हैं और प्लैनेट के हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी स्पीशीज को, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और कई इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफर करते हैं। कुछ की टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स होते हैं जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, जहां हाई रेनफॉल और टेम्परेचर्स ईयर राउंड रहते हैं। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स होते हैं जो मॉडरेट क्लाइमेट और डिस्टिंक्ट सीजन्स वेल रीजन्स में पाए जाते हैं। ये प्राइमरीली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के टेम्परेट जोन्स में मिलते हैं, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इन फॉरेस्ट्स में 4 अलग सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। समर्स गर्म से लेके हॉट होते हैं और विंटर्स ठंडे, जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी जा सकते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन 70 से 150 सेंटीमीटर्स तक होता है, 27 से 59 इंचेस। फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो प्लैनेट की हेल्थ और उसके इन्हैबिटेंट्स की वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इन फंक्शंस को ब्रॉडली इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फंक्शंस में कैटेगराइज किया जा सकता है। इकोलॉजिकल फंक्शंस।
ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फॉरेस्ट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन को बायोमास, ट्रीज, प्लांट्स और सॉइल में स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी कम होती है, जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। फॉरेस्ट्स ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो जिंदगी के लिए एसेंशियल है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। फॉरेस्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए क्रिटिकल है। वाटर रेगुलेशन। फॉरेस्ट्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करते हैं और स्ट्रीम फ्लो को मेंटेन करते हैं, जो वाटर क्वांटिटी और क्वालिटी को रेगुलेट करता है। सॉइल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट प्लांट्स की रूट्स सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, जिससे एरोजन प्रिवेंट होती है। फॉरेस्ट लिटर और वेजिटेशन कवर भी सॉइल को रेन और वाइंड के इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फॉरेस्ट्स में फॉलन लीव्स और डेड ट्रीज का डिकॉम्पोजिशन होता है, जिसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिसाइकल होते हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इकोनॉमिक फंक्शंस। टिम्बर प्रोडक्शन। फॉरेस्ट्स कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, पेपर और अदर प्रोडक्ट्स के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, जो इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, NTFPs। फॉरेस्ट्स फ्रूट्स, नट्स, रेजिन्स, मेडिसिनल प्लांट्स और फाइबर्स जैसे प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कई कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स के लिए जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट। फॉरेस्ट्स जॉब्स क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, कंजर्वेशन, रिक्रिएशन और टूरिज्म सेक्टर्स में। 3. सोशल फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। बहुत सी कल्चर्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज का फॉरेस्ट से गहरा स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्शन होता है। ये फॉरेस्ट्स उनकी आइडेंटिटीज और ट्रेडिशंस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक वैल्यू। फॉरेस्ट्स रिक्रिएशन और एस्थेटिक एंजॉयमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, जो ह्यूमन वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एजुकेशन एंड रिसर्च। फॉरेस्ट्स साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए नेचुरल लैबोरेटरीज का काम करते हैं। ये इकोलॉजी, बायोलॉजी और एनवायरनमेंटल साइंस के इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। कई रूरल और इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए। 2. ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, जो ग्लोबल इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल प्रोसेसेस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये वास्ट ओपन स्पेसेस है जो ग्रासेस और हर्बेशियस, नॉन वुडी प्लांट्स से डोमिनेटेड होते हैं और इनमें ट्रीज और लार्ज श्रब्स काफी कम होते हैं। ग्रासलैंड्स दुनिया के 24% सरफेस एरिया को कवर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। क्लाइमेट, टेम्परेचर। ग्रासलैंड्स वो रीजन्स में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर वेरी करता है, जैसे टेम्परेट जोन्स में कोल्ड विंटर्स और हॉट समर्स और ट्रॉपिकल रीजन्स में मोर कंसिस्टेंट वार्मथ होती है। प्रेसिपिटेशन। ग्रासलैंड्स टिपिकली मॉडरेट से लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो एनुअल 250 to 750 मिलीमीटर्स के बीच होता है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, जिसमें डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। वेजिटेशन। डोमिनेंट प्लांट्स। ग्रासलैंड्स की प्राइमरी वेजिटेशन ग्रासेस और हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। ट्रीज और लार्ज श्रब्स काफी रेयर होते हैं। ये मेनली लिमिटेड रेनफॉल और फ्रिक्वेंट फायर्स की वजह से होता है। एडाप्टेशंस।
ग्रास और प्लांट्स की कुछ एडेप्टेशंस होती है, जैसे डीप रूट सिस्टम्स जो वाटर को एक्सेस करने में मदद करते हैं और ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। बहुत सी ग्रासेस पेरेनियल होती है, जो ग्रेजिंग या फायर के बाद भी दोबारा ग्रो कर सकती है। सॉइल फर्टिलिटी। ग्रासलैंड सॉइल्स काफी डीप और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होते हैं, जो इन्हें हाईली फर्टाइल बनाता है। ये लार्जली प्लांट मटेरियल के डिकॉम्पोजिशन की वजह से होता है। बी. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। सॉइल स्ट्रक्चर। ग्रासलैंड्स की सॉइल काफी वेल डेवलप्ड होती है, जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है। ये ह्यूमस सॉइल की मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने की एबिलिटी को एनहांस करता है। बायोडिवर्सिटी। ग्रासलैंड्स में ग्रासेस के अलावा कई फ्लावरिंग प्लांट्स, फोर्ब्स भी होते हैं, जो इकोसिस्टम के बायोडिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लोरा। ग्रासलैंड्स में ग्रासेस के साथ साथ फोर्ब्स जैसे क्लोवर, सनफ्लावर्स और एस्टर्स भी ग्रो करते हैं। फौना। ग्रासलैंड्स में बहुत सी हर्बिवोर्स, बिसन, एंटेलोप, ज़ेब्रास, कार्निवोर्स, लायंस, वुल्व्स, ओमनिवोर्स और वाइड रेंज के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये रीजन्स जैसे नॉर्थ अमेरिकास प्रेरीज, साउथ अमेरिकास पैम्पास और यूरेशियाज स्टेप्स में पाए जाते हैं। इनमें सीजन्स के बीच सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सैवन्नास। ये एरियाज नियर द इक्वेटर होते हैं, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन रीजन्स में वार्म टेम्परेचर्स ईयर राउंड होते हैं और डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन भी होता है। फ्लडेड ग्रासलैंड्स। ये रीजन्स अन एरियाज में होते हैं जहां सीजनल फ्लडिंग होती है, जैसे पंतनल इन साउथ अमेरिका। ये इकोसिस्टम्स एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का मिक्सचर सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स बायोटिक, लिविंग और एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। ये कंपोनेंट्स एक डायनामिक और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू। एक बायोटिक कंपोनेंट्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपने रोल्स के हिसाब से अलग लेवल्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आई प्रोड्यूसर्स। ग्रासेस ग्रासलैंड्स की डोमिनेंट प्लांट्स जैसे ब्यूएस्टेम, बफलो ग्रास और राईग्रास। फोर्ब्स ग्रास के अलावा हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे क्लोवर, सनफ्लावर्स और एस्टर्स। लेग्यूम्स क्लोवर और अल्फाल्फा जैसे प्लांट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं। 2. प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बिवोर्स वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे बिसन, एंटेलोप, ज़ेब्रास और स्मॉल मैमल्स जैसे रैबिट्स और ग्राउंड स्क्विरल्स। इन्वर्टेब्रेट्स ग्रासहॉपर्स, बीटल्स और कैटरपिलर्स जैसे इंसेक्ट्स जो ग्रास और वेजिटेशन खाते हैं। 3. सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ए. कार्निवोर्स, प्रेडेटर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होते हैं जो हर्बिवोर्स को खाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वुल्व्स, लायंस, चीटास और बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक हॉक्स और ईगल्स। बी. ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कायोटीज और कुछ बर्ड स्पीशीज। 4. टर्टरी कंज्यूमर्स, टॉप प्रेडेटर्स। ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्रे करते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। वी. डीकंपोजर्स एंड डिट्राइटिवोर्स। ए. बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं
और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिसाइकल करते हैं। बी. डिट्राइटिवोर्स। इन्वर्टेब्रेट्स जैसे अर्थवॉर्म्स, बीटल्स और मिलिपेड्स डीकंपोजिंग प्लांट और एनिमल मटेरियल खाते हैं जो इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2. एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं आई. क्लाइमेट। ए. टेम्परेचर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में टेम्परेचर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होते हैं, जबकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सैवन्नास में वार्म टेम्परेचर्स ईयर राउंड होते हैं। बी. प्रेसिपिटेशन। ग्रासलैंड्स को मॉडरेट से लो रेनफॉल मिलता है जो अप्रॉक्सीमेटली 250 टू 750 मिलीमीटर्स एनुअली होता है। कुछ रीजन्स में डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। 2. सॉइल। ए. कॉम्पोजिशन। ग्रासलैंड की सॉइल डीप और फर्टाइल होती है जो अबंडेंट प्लांट मटेरियल की डिकॉम्पोजिशन से रिच होती है। बी. टेक्सचर। सॉइल की टेक्सचर सैंडी से लेके क्लेई तक हो सकती है जो वाटर रिटेंशन और रूट पेनिट्रेशन को अफेक्ट करती है। सी. न्यूट्रिएंट्स। ग्रासलैंड सॉइल्स में हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। 3. वाटर। ए. अवेलेबिलिटी। वाटर की अवेलेबिलिटी ग्रासलैंड के वेजिटेशन और एनिमल्स को थ्राइव करने में इन्फ्लुएंस करती है। ये सोर्सेज रेनफॉल, रिवर्स, स्ट्रीम्स और सीजनल पॉन्ड्स हो सकते हैं। बी. डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है जिसमें कुछ एरियाज में सीजनल फ्लडिंग होती है जबकि कुछ एरियाज ड्राई रहते हैं। 4. लाइट। ए. इंटेंसिटी। ग्रासलैंड्स को एम्पल सनलाइट मिलता है ड्यू टू देयर ओपन लैंडस्केप जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्रूशल होता है। वी. एयर। ए. कॉम्पोजिशन। डेजर्ट इकोसिस्टम्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एसेंशियल होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। बी. मूवमेंट। वाइंड डेजर्ट इकोसिस्टम्स में सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन और फायर्स के स्प्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। 6. टोपोग्राफी। ए. लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट्स यूजुअली फ्लैट या जेंटली रोलिंग लैंडस्केप्स में पाए जाते हैं लेकिन कुछ एरियाज में वेरिइंग एलिवेशंस भी हो सकती है। बी. ड्रेनेज। ड्रेनेज वाटर अवेलेबिलिटी और सॉइल मॉइस्चर को अफेक्ट करता है जो प्लांट और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। 7. फायर। नेचुरल फायर्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डेड प्लांट मटेरियल को रिमूव करते हैं, ट्री और श्रब एनक्रोचमेंट को कंट्रोल करते हैं और नई ग्रोथ को स्टिम्युलेट करते हैं। 3. डेजर्ट इकोसिस्टम्स। डेजर्ट इकोसिस्टम्स अपने एरिड कंडीशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और स्पार्स वेजिटेशन के लिए जाने जाते हैं। ये इकोसिस्टम्स हार्श एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए यूनिकली अडेप्टेड होते हैं जहां वाटर अवेलेबिलिटी मिनिमल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स। आई. अरिडिटी। डेजर्ट्स को बहुत कम रेनफॉल मिलता है, जनरली 250 मिलीमीटर्स 10 इंचेस से भी कम एनुअली। 2. टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। डेजर्ट्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। हॉट डेजर्ट्स में दिन के टाइम टेम्परेचर 40 डिग्रीज सेल्सियस 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि कोल्ड डेजर्ट्स में रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी जा सकता है। 3. ह्यूमिडिटी। डेजर्ट इकोसिस्टम्स में ह्यूमिडिटी जनरली लो होती है जो इवेपोरेशन के हाई रेट को कंट्रीब्यूट करती है। टाइप्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स। आई. हॉट डेजर्ट्स।
हॉट डेजर्ट्स का क्लाइमेट हाई टेम्परेचर्स और लो प्रेसिपिटेशन से कैरेक्टराइज्ड होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सहारा, अरेबियन और सोनोरन डेजर्ट्स। 2. कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट्स हाई एल्टीट्यूड्स या लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट और एंटार्कटिक के कुछ हिस्से। इनमें कोल्ड विंटर्स और थोड़ा वार्मर समर्स होते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स। सॉइल। डेजर्ट सॉइल्स का कॉम्पोजिशन अक्सर सैंडी या रॉकी होता है और लो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। सॉइल शैलो भी हो सकती है और न्यूट्रिएंट कंटेंट पुअर हो सकता है। टेक्सचर। डेजर्ट सॉइल का टेक्सचर लूज सैंड से लेके कॉम्पैक्टेड क्ले तक वेरी कर सकता है, जो वाटर रिटेंशन और प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। मिनरल्स। डेजर्ट्स में मिनरल्स काफी होते हैं क्योंकि लीचिंग, पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से निकल जाना कम होता है, लेकिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए होते हैं वो अक्सर कमी होती है। वाटर स्केर्सिटी। वाटर डेजर्ट्स का सबसे लिमिटिंग फैक्टर होता है। यहां पर परमानेंट वाटर सोर्सेज बहुत कम होते हैं। सोर्सेज। पानी, रेयर रेनफॉल, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, पानी के नीचे स्टोर्ड सोर्सेज और एफेमेरल स्ट्रीम्स जो कभी कभी फ्लो करती है से मिलता है। लाइट इंटेंसिटी। डेजर्ट्स में क्लियर स्काइज के वजह से सनलाइट काफी मिलती है जो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। ड्यूरेशन। समर में डेजर्ट्स में दिन के घंटे लंबी होते हैं। एयर ड्राइनेस। डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी लो होती है और इवेपोरेशन रेट, पानी का हवा में उड़ना, हाई होता है। वाइंड। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कॉमन होती है और ये सैंड ड्यून्स, रेत के बड़े पराठे बना सकती है और सॉइल एरोजन, जमीन का उछल जाना को बढ़ा सकती है। टॉपोग्राफी। लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स, रॉकी प्लेटोज, पठार के फ्लैट एरियाज, ग्रेवल प्लेन्स, रेत और पठार का मिक्स और माउंटेन रेंजेस होते हैं। एलिवेशन। डेजर्ट्स की एलिवेशन, ऊंचाई, वेरी करती है, जैसे डेथ वैली सी लेवल से नीचे है और टिबेटन प्लाटो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी इलाका पर है। बायोटिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। डेजर्ट्स में पैदा होने वाले प्लांट्स खास होते हैं जो पानी कंसर्व करने के लिए अडेप्ट एडजस्ट होते हैं, जैसे कैक्टाई, सक्यूलेंट्स और ड्राउट रेजिस्टेंट श्रब्स। एग्जाम्पल्स: सगवारो कैक्टस, क्रियोसोट बुश और सेज ब्रश। एडाप्टेशंस। इन प्लांट्स की रूट्स डीप, नीचे या वाइड स्प्रेड, बारी में होती है, थिक क्यूटिकल्स जो पानी को सेव करते हैं और स्मॉल लीव्स होती है ताकि पानी ना खोया जाए। कैम फोटोसिंथेसिस का उसे भी होता है जो पानी को कंसर्व करते हुए फूड बनाने में मदद करता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बिवोर्स। एग्जाम्पल्स: इंसेक्ट्स, कंगारू रैट्स, कैमल्स और एंटेलोप्स जो प्लांट्स खाते हैं। एडाप्टेशंस। ये एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और पानी कंसर्व करते हैं जो उनको डेजर्ट में सरवाइव करने में मदद करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स: फॉक्सेस, स्नेक्स और हॉक्स जो हर्बिवोर्स को खाते हैं। एडाप्टेशंस। ये प्रेडेटर्स हंटिंग में एफिशिएंट होते हैं और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस का उसे करते हैं जिसे वो हीट और पानी की कमी को मैनेज कर सके। टर्टरी कंज्यूमर्स। एपेक्स प्रेडेटर्स। टॉप प्रेडेटर्स लाइक ईगल्स एंड लार्ज कार्निवोरस मैमल्स लाइक द फेनेक फॉक्स। ये प्रेडेटर्स फूड चेन के टॉप पार होते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करते हैं। डिकम्पोजर्स एंड डिट्राइटिवोर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई।
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेजर्ट कंडीशंस में ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ड्राई कंडीशंस में भी काम करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। इंसेक्ट्स, बीटल्स, एंड्स और डिट्राइटिवोर्स जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस डालते हैं। फंक्शंस ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स। डेजर्ट इकोसिस्टम्स अपने हार्श कंडीशंस के बावजूद काफी जरूरी फंक्शंस प्ले करते हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। डेजर्ट्स में स्पेशलाइज्ड प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो एरिड कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। 2. वाटर रेगुलेशन। डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है, लेकिन ये इकोसिस्टम्स रेयर रेनफॉल को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं, जो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है और ड्राई पीरियड्स में लाइफ को सस्टेन करता है। 3. कार्बन स्टोरेज एंड साइक्लिंग। डेजर्ट प्लांट्स और सॉइल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट रेगुलेशन में मदद करता है। 4. सॉइल स्टेबलाइजेशन। डेजर्ट वेजिटेशन जैसे श्रब्स और ग्रासेस अपने रूट सिस्टम्स से सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, जो सॉइल एरोजन को रोकता है और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। डेजर्ट प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर्स लाइक बीज, बैट्स और बर्ड्स की जरूरत होती है, जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। 6. ह्यूमन लाइवलीहुड्स। इंडिजिनस कम्युनिटीज डेजर्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स, प्लांट्स और हंटिंग। 7. रिसर्च एंड कंजर्वेशन। डेजर्ट इकोसिस्टम्स एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस और एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल को समझने में मदद करते हैं। 8. टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। डेजर्ट लैंडस्केप्स टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स वो एनवायरनमेंट्स होते हैं जहां पानी डोमिनेंट होता है। ये इकोसिस्टम्स डाइवर्स होते हैं और प्लैनेट के लिए जरूरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फीचर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। वाटर एज द मीडियम। पानी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का मेन फीचर है। ये एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और फिजिकल डायनामिक्स जैसे करंट्स और वेव्स को। टेम्परेचर वेरिएबिलिटी। टेम्परेचर डेप्थ, लैटिट्यूड और प्रॉक्सिमिटी टू लैंड के बेसिस पर वेरी करता है। शैलो वाटर में टेम्परेचर ज्यादा चेंज होता है, जबकि डीप वाटर स्टेबल रहता है। लाइट अवेलेबिलिटी। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। लाइट जितना डीपर तक पेनिट्रेट करेगी, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जो प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस का सर्कुलेशन होता है, जो एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। हैबिटेट डाइवर्सिटी। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में कई हैबिटेट्स होते हैं, जैसे शोरलाइंस, ओपन वाटर, डीप सी, कोरल रीफ्स और एस्टुअरीज, जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। ये वो इकोसिस्टम्स है जहां पानी का सैलिनिटी लो होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स इंक्लूड लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स। मरीन इकोसिस्टम्स। ये वो इकोसिस्टम्स है जहां पानी का सैलिनिटी हाई होता है। मरीन इकोसिस्टम्स में ओपन ओशियंस, कोरल रीफ्स और एस्टुअरीज आती है, जो हाई बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। 3 फंक्शंस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में कई प्लांट और एनिमल स्पीशीज रहती है, जो स्पेसिफिक एक्वाटिक कंडीशंस में अडैप्ट होती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये इकोसिस्टम्स न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिसाइकल करते हैं, जो ग्लोबल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को अफेक्ट करते हैं। वाटर रेगुलेशन। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पानी को रेगुलेट करते हैं, जो अर्थ के वेदर और टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन। एक्वाटिक प्लांट्स और एल्गी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। ये दी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स, टाइप्स और फंक्शंस। ये इकोसिस्टम्स नेचर को बैलेंस में रखते हैं और हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। वाटर फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। एक्वाटिक प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और इकोसिस्टम्स को ह्यूमन इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन। मरीन इकोसिस्टम्स, खासकर फाइटोप्लैंक्टन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स फिश और सी फूड जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो ह्यूमन फूड सोर्सेज है। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे फिशिंग और बोटिंग को भी सपोर्ट करते हैं और कल्चरल वैल्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं। हैबिटेट प्रोविजन। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को स्पॉनिंग, फीडिंग और शेल्टर जैसे एसेंशियल हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैनग्रोव्स और सॉल्ट मार्शेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मदद करता है। बैलेंस इन नेचर। इकोसिस्टम्स में प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशंस एक डेलिकेट बैलेंस में होती है। कोई भी स्पीशीज अपने रिसोर्सेस, फूड, वाटर, लाइट और स्पेस पर डिपेंड करती है। जब रिसोर्सेस का इम्बैलेंस होता है या कोई स्पीशीज ओवर हार्वेस्ट हो जाती है, तो इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन एक्शंस जैसे डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन इकोसिस्टम बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। अगर हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं या फूड चेन्स एलिमिनेट होती है, तो इकोसिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम्स रोल इन ह्यूमन सर्वाइवल। फॉरेस्ट्स एयर प्यूरिफाई करते हैं, सॉइल प्रोटेक्ट करते हैं और मॉइस्चर कंसर्व करते हैं। मैनग्रोव्स कोस्ट लाइन्स को एरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और वेटलैंड्स वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ये सब इकोसिस्टम फंक्शंस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। आज इकोसिस्टम्स ग्लोबल प्रेशर का सामना कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन। हमारे लिए जरूरी है कि हम इकोसिस्टम्स का बैलेंस मेंटेन करें और इकोलॉजिकल क्राइसिस से बचें, ताकि नेचर अपना काम कर सके और सस्टेनेबल फ्यूचर हो सके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक नेचुरल सिस्टम है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सॉइल, वाटर, एयर इंटरैक्ट करते हैं। What are the components of ecosystems? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। What do you understand by terrestrial ecosystems? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स लैंड बेस्ड होते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, जो लैंड पे रहते हैं। What do you understand by aquatic ecosystems? एक्वाटिक इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम्स है जो पानी में होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, कोरल रीफ्स। What is meant by energy flow in an ecosystem? एनर्जी फ्लो वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स से कंज्यूमर्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स तक मूव करती है।
ये फ्लो सनलाइट के थ्रू स्टार्ट होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एनर्जी, बायोमास या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे होते हैं और कंज्यूमर्स ऊपर होते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। फूड चेन ऑर्गेनिजम्स के फूड रिलेशनशिप्स को शो करता है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स होते हैं। फूड वेब मल्टीपल फूड चेन्स का नेटवर्क होता है जो इकोसिस्टम की फीडिंग रिलेशनशिप्स को दिखता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का सिस्टम होता है। स्ट्रक्चर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। फंक्शंस में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के इंटरैक्शंस को स्टडी करती है। टाइप्स इंक्लूड ऑर्गेनिस्मल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और लैंडस्केप इकोलॉजी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर्स तक मूव करती है, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। 2 फूड चेन। लिनियर सीक्वेंस जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। 3 फूड वेब। मल्टीपल फूड चेन्स का नेटवर्क जो फीडिंग रिलेशनशिप्स को दिखता है। 4 इकोलॉजिकल पिरामिड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ट्रॉफिक लेवल्स के बीच एनर्जी और ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है।